देखिए स्ट्रिंग के फंक्शंस की अपन डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं, मतलब फंक्शन कहाँ होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर, सी में लाइब्रेरी, जैसे हमने stdio.h लाइब्रेरी पढ़ी। लेकिन इसके अलावा अब स्ट्रिंग के फंक्शन अगर यूज़ करना है तो उसकी भी एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है क्या, string.h लाइब्रेरी। क्या नाम है, string.h। मतलब अगर स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करने हैं तो हमको ये लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। अब बात करें कौन कौन से ऐसे फंक्शन है, देखिए तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमको स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालनी है तो फंक्शन होता है strlen। ये क्या निकाल के देता है, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। यानी आपने कल क्वेश्चन किया था ना कि स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करा था, मतलब आपने वर्ड लिखा जैसे राम, तो राम नाम में कितने वर्ड हैं, कैरेक्टर, मतलब 3 कैरेक्टर उसके अंदर, तो वो लेंथ निकाल के देगा आपने को। क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद strrev, अगर किसी स्ट्रिंग को क्या करना है आपने को, रिवर्स करना है। आपने सीधा नाम लिखा उसको उल्टा करना है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। एक होगा हमारा strlwr, मतलब अगर आपने कुछ अपर स्ट्रिंग में लिखा है तो उसको लोअर स्ट्रिंग में क्या करेगा, कन्वर्ट, यानी कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर स्मॉल से कैपिटल में करना है तो कौन सा होगा, strupr। तो ये क्या करेगा, जो हमारी अपर स्ट्रिंग होगी और लोअर स्ट्रिंग होगी उसको कन्वर्ट किस में करेगा, अपर स्ट्रिंग में। एक होगा कौन सा हमारा CPY का मतलब कॉपी करना, एक स्ट्रिंग के डेटा को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करना है, अगर कॉपी करना है तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। फिर एक होगा strcat, मतलब कॉन्केटिनेट करना, दो स्ट्रिंग को क्या करना है, अगर अपने को जोड़ना है तो हम क्या लगा देंगे, strcat। फिर इसके बाद एक लगाएंगे अपन strcmp, मतलब स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि दो स्ट्रिंग क्या आपस में इक्वल हैं, कंपेयर करने के लिए strcmp लगाएंगे। एक अगर लगाएंगे strcmp आई, ये कब यूज़ करेंगे अपन, कि अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल तो है, ये भी इक्वल को चेक करेगा, ये भी इक्वल है कि नहीं, पर इसमें एक केस सेंसिटिव होगा और एक नॉन केस सेंसिटिव होगा। मतलब इसमें कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख दोगे सब चल जाएगा, लेकिन इसमें अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही चलेगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही चलेगा। ये डिफरेंस रहेगा। चलिए डिस्कशन करते हैं अपन। तो पहले तो हम यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इसके बाद दो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। पहली तो कर ली, अब दूसरी भी इंक्लूड करनी है जिसका नाम क्या है, string.h। क्लियर हुआ इतना। दो हेडर फाइल इंक्लूड करी, इसके बाद फिर अपन मेन में आ गए। अब मेन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक नेम। और स्ट्रिंग कैसे बनाते पता है ना अपने को, कैरेक्टर लेते हैं अपन स्ट्रिंग के अंदर और उसका एक साइज डिक्लेयर करते हैं। जैसे ऐड में नहीं करते अपन कि हमको 50 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, अगर 50 नंबर स्टोर करने हैं तो 50 साइज लिया था अपन ने, वैसे ही हम इस नेम के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे, 50 कैरेक्टर। कितने, 50, मतलब 50 कैरेक्टर लिख सकते हो उसके अंदर। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो, नहीं मैंने 50 लिया, आप भी 50 ही लो। आपको 100 की जरूरत है आप 100 लो, 20 की जरूरत है 20 लो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हुआ। यानी जितना बड़ा आप नाम लेना उतनी बड़ी लेंथ लेना। अब मेरे को पता तो नहीं मैं कितना बड़ा नाम लिखूंगा, तो एक मैक्सिमम लेंथ मान लेते अपन 50, कि अब किसी का नाम देखो 50 कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो हमने एक मैक्सिमम लेंथ कितनी मान ली, 50। इतना क्लियर है। अब यूज़र को बोला हमने कि एंटर करे क्या, अपना नेम, तो एंटर योर नेम। यूज़र से मैंने उसका नेम मांगा और उसके बाद उसको यहाँ पर जाएंगे और इसमें अपन टर्मिनेट कर देंगे और यूज़र से जो इनपुट लेनी है उसको वहाँ पर स्टोर करेंगे अपन, कौन से वेरिएबल में। तो वेरिएबल अपन ने क्लियर जो क्रिएट किया उसी के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या बनाया अपन ने, नेम। तो नेम के अंदर क्या कर लेंगे अपन, उसको स्टोर कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, नेम में जैसी वैल्यू आएगी तो हमको उसकी लेंथ काउंट करनी। क्या काउंट करनी है, लेंथ। तो लेंथ को काउंट करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्रिंट टाइप लगाया अपन ने और मुझे यहाँ पर लेंथ काउंट करनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और लेंथ क्या आएगी, एक नंबर आएगी, 4 है 5 है, जितना बड़ा नाम है वो काउंट करके देगा। तो उसको परसेंटेज डी लगा के अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और वैल्यू लगाएंगे। वैल्यू कहाँ से लेंगे, इस फंक्शन से strlen। क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देगा। तो यहाँ पर नेम की जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न कर देगा, किसको, इस परसेंटेज डी को। आ रहा है क्या समझ में। तो यहाँ फंक्शन लगा दिया ना अपन ने, कौन सा, strlen। ये क्या करेगा, लेंथ निकाल के दे देगा। क्या निकाल के देगा, लेंथ। किसकी लेंथ निकाल के देगा अपने को, जो भी यूजर नाम डालेगा उस नाम की क्या निकाल के दे देगा, लेंथ निकाल के दे देगा। और उसको यहीं पर अपन क्या कर देंगे, एंड करने के लिए टर्मिनेट कर देंगे। कोई डाउट, रन करें इसको। देखिए मैं यहाँ पर जो भी नाम लिखूंगा उसकी क्या निकल जाएगी, लेंथ। मैंने राम लिखा तो देखिए क्या आ गया, राम। लेंथ दिखाई दिया कितना आया, क्या 3 की। उसके अंदर कितने हैं टोटल कैरेक्टर्स,
3 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है? समझ में आ गया इतना? चलिए इसको चार्ज पे लगा लेते हैं पहले अपन। तो ये पहला फंक्शन समझ में आया सभी को, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना बेटा। अपन स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें लेंथ निकालना है, तो हमने सीधे फंक्शन लगा दिया। लेकिन फंक्शन के लिए एक लाइब्रेरी यानी हेडर फाइल यूज़ करी, कौन सी? स्ट्रिंग डॉट एच। और अपन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, आप सीधे लिखो strlen, और जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न कर देगा आपको स्ट्रिंग की। अब ऐसे ही हम एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा? strrev, कौन सा? रिवर्स करने के लिए। तो इससे क्या होगी? आपकी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होगी। तो यूजर से हमने स्ट्रिंग ली नेम के अंदर, और हमने क्या बोला? रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो हमने मैसेज क्या दे दिया? रिवर्स स्ट्रिंग इज, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए क्या लगेगा? %s, और फंक्शन का नाम क्या है? strrev। ये क्या करता है फंक्शन? ये जो भी आपकी नेम के अंदर नाम लिखा होगा उसको क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। रिवर्स मतलब उल्टा। तो अगर जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ यहाँ पर राम, तो उसको वो क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। क्या प्रिंट करा उसने रिवर्स स्ट्रिंग में? MAR उल्टा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो इस तरीके से करेंगे। अब मुझे एक स्ट्रिंग का डेटा मान लो दूसरी स्ट्रिंग में क्या करना है? कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमको कितनी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी? 2। तो एक हम काम करते हैं, एक name1 नाम से स्ट्रिंग लेते हैं और एक किस नाम से लेते हैं? name2 नाम से। एक name1 नाम से ली और एक name2 नाम से। हम वैल्यू किस में ले रहे हैं? एंटर योर नेम। name1 में लिया हमने। लिया किस में? name1 में। हमको कॉपी करना है name1 का डेटा किस में? name2 में। तो हम करेंगे क्या? फंक्शन लगाएंगे strcpy। ये क्या करता है? कॉपी करता है। और जिसमें कॉपी करना है वो पहले लिखना। आप हमको कॉपी किस में करना है? name2 में। और कॉपी कहाँ से करना है वो बाद में लिखना। तो name1 से डेटा किस में कॉपी हो जाएगा अपना? name1 से किस में जाएगा? name2 में चले जाएगा। और बस इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट किसको करेंगे हम? कॉपी स्ट्रिंग को। तो यहाँ लिख देते हैं कॉपीड स्ट्रिंग इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी? name2 से आएगी ना वैल्यू, क्योंकि डेटा हमने कहाँ पे स्टोर किया है? कॉपी करके name2 में। तो हम प्रिंट किसको करा रहे हैं? name2 को, name1 को नहीं। name1 में तो हम खुद इनपुट ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है? name1 में हमने नेम मांगा यूजर से और फिर उसको कॉपी करा है str कॉपी फंक्शन लगा के। तो क्या करेगा? name1 की वैल्यू किस में डाल देगा? name2 में। और प्रिंट करेंगे हम किसको? name2 को। तो वैल्यू कॉपी हुई होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, नाम लिखते हैं अपन राम। ये देखिए क्या हुआ? कॉपीड स्ट्रिंग इज राम। क्लियर हुआ? तो नाम क्या हुआ? कॉपी हो गया ना 2 में, तो 2 वाले को प्रिंट करा लिया अपन ने। अब एक होता है ये चेक करना है कि हमको यूज़र ने जो स्ट्रिंग डाली है वो लोअर केस में है या अपर केस में, मतलब उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, लोअर केस या अपर केस में। तो अपन यूज़र को बोलते हैं एंटर योर नेम इन लोअर केस। किस में मांग रहे हैं अपन यूज़र से? लोअर केस। लोअर केस समझते हैं सभी? स्मॉल लेटर में। किस में? स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल लेटर्स में हम नेम मांग रहे हैं उससे, तो हम एक काम करते हैं उस नेम को अपर में करना है। तो नेम तो एक ही चाहिए होगा स्ट्रिंग अपने को, तो एक स्ट्रिंग रखते हैं, एक हटा देते हैं अपन। तो नेम ओनली नेम नाम से बनाते हैं। और नेम के अंदर क्या ले लिया अपन ने? वैल्यू ले ली। वैल्यू ली, अब मुझे क्या करना है? उसको कन्वर्ट किस में करना है? अपर में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे ना, तो यहाँ लिख देंगे अपर स्ट्रिंग इज, और फंक्शन कौन सा लगाएंगे अपर में करने के लिए? strupr। क्या लगाएंगे? strupr। किसको करना है अपर में? नेम को। वो पास कर देना। तो इससे क्या होगा? आपकी अपर स्ट्रिंग, मतलब जो यूजर स्मॉल में डालेगा नेम के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपर में, मतलब कैपिटल में। तो आप कुछ भी डाल दीजिए, अपना नाम जैसे लिख दिया मनोज, एंटर, तो वो कैपिटल में क्या हो गया? अपर स्ट्रिंग इज मनोज। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? अब इसके बाद अगर मुझे कोई लोअर में लिखे, उसको अपर में तो कर दिया अपन ने, लेकिन अगर कोई कैपिटल में लिख रहा है और उसको किस में करना है? लोअर में प्रिंट करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? यूजर से मांगेंगे कौन से केस में? अपर केस में। और उसको प्रिंट किस में करेंगे अपन? लोअर केस में। तो लोअर स्ट्रिंग इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? strLWR। किससे आएगी? strLWR से। अब इसको रन करते हैं अपन। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एंटर योर नेम। नेम अपर केस से मांग रहा ना, जैसे मैंने कैपिटल में यश लिखा तो वो चेंज किस में हुआ? लोअर में। किस में हो गया? लोअर में। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? अब ऐसे ही हम स्ट्रिंग का एक और फंक्शन लगाते हैं जिसका नाम है क्या? strcmp, जो कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग को।
तो एक स्ट्रिंग ली हमने क्या, name1 नाम से, और एक स्ट्रिंग क्या ली अपन ने, name2 नाम से। कितनी स्ट्रिंग हो गई हमारे पास, 2 स्ट्रिंग हो गई, और दोनों का साइज क्या है, 50-50 साइज की 2 स्ट्रिंग बनी। अब मुझे दोनों स्ट्रिंग में डेटा लेना है, तो एंटर क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। फिर इसके बाद वैल्यू किस में आ जाएगी, name1 स्ट्रिंग में। फिर सेम एज यूजर से अपन डेटा मांगेंगे क्या, सेकंड स्ट्रिंग का भी, तो एंटर क्या बोला अपन ने, सेकंड स्ट्रिंग में भी डेटा डाला जाए। फिर उसके बाद इसको भी स्टोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, गेट्स name2 के अंदर, किस में लेंगे अपन, 2 में। और फिर इसके बाद हम कंपेयर करना है ना, 2 स्ट्रिंग के आपस में इक्वल है, तो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है कि अगर यूजर ने फर्स्ट स्ट्रिंग लिए, एक सेकंड स्ट्रिंग लिए, कंपेयर करने के लिए हम इफ लगाएंगे कि यदि, और फंक्शन कौन सा होता है कंपेयर करने के लिए, strcmp, यानी स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है ये फंक्शन। तो पहली स्ट्रिंग देंगे हम name1 कॉमा दूसरी स्ट्रिंग name2। अब ये दोनों स्ट्रिंग इस कंपैरिजन में पास कर देनी है, और आपको इक्वल इक्वल क्या लगाना है आगे, 0। तो अगर कंपैरिजन होगा दोनों का सेम, तो उस केस में मैसेज क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। क्या मैसेज आएगा, स्ट्रिंग आर इक्वल। और नहीं तो एल्स में जाएगा, और मैसेज क्या आएगा मेरे पास, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। आ रहा है क्या समझ में, स्ट्रिंग आर इक्वल, नहीं तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ये मैसेज आ जाएगा अपने पास। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए अगर मैं 2 सेम स्ट्रिंग डालूंगा तो वो सही बताएगा। मैंने राम लिखा, दूसरे में भी राम लिखा, तो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग आर इक्वल। मैंने ठीक है, मैंने एक कैपिटल लेटर में लिख दिया और एक स्मॉल लेटर में लिख दिया। अब क्या बोल रहा है वो, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, मतलब अगर केस चेंज होंगे तो वो गलत बताएगा उसको। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर केस भी चेंज हो तो आउटपुट तब भी सेम रहना चाहिए, स्ट्रिंग इक्वल बताना चाहिए। तो हम कुछ नहीं, इस फंक्शन के आगे क्या लगा देते हैं, strcmpi। क्या लगा देंगे, strcmpi, मतलब कि कंपैरिजन हम नॉन केस सेंसिटिव हो जाएगा, कि अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं अगर कैपिटल स्मॉल का भी, तो वो अब इतना मैच नहीं करेगा। देखो एक कैपिटल में लिख दिया और स्मॉल में लिख दिया, तो अब क्या बोल रही है, स्ट्रिंग आर इक्वल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक मैंने कैपिटल में लिखा और दूसरा भी कैपिटल में लिखा, तो भी क्या आ रहा है, इक्वल। और जब मैं पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर दूंगा, राम और एक में लिख दिया राम, तब जाके वो क्या होगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, इस तरीके से काम करेंगे। अब बेटा लेट हो गए दोनों, चलो कोई नहीं, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। ये फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बताए मैंने अभी। ये तो सारे कौन से फंक्शन थे, स्ट्रिंग के। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है कैरेक्टर को चेक करने के लिए, कैरेक्टर के फंक्शंस। तो हम फंक्शन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो कैरेक्टर फंक्शन के लिए अपन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे कौन सी, ctype.h। क्या लगा देंगे, ctype.h, मतलब कैरेक्टर टाइप के फंक्शंस, है ना। तो हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप के फंक्शन को ctype.h लाइब्रेरी से एक्सेस करेंगे। अब कौन कौन से, देखिए ctype.h में जो पहला है वो है इज अल्फा। क्या है, इज अल्फा। ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या आपका दिया गया कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि नहीं, दिया गया कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि नहीं। याद हो तो इसके लिए अपन ने क्वेश्चन भी किया था, इफ लगा के, याद है, इफ शुरुआत में कि जो भी कैरेक्टर है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए ए से, एंड छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, जेड से। याद है, अल्फ़ाबेट है कि नहीं, अगर ए जेड के पीछे तो प्रिंट करे कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट, नहीं तो नॉट अल्फ़ाबेट। याद है, लेकिन ये नहीं लिखना पड़े अपने को, इसके लिए हम सीधे ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इज अल्फ़ा। तो ये खुद चेक करता है कि कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। क्लियर हुआ इतना। दूसरा एक होता है इज डिजिट। ये क्या चेक करेगा कि कैरेक्टर में यूजर ने क्या डाल दी, डिजिट तो नहीं डाली। तो इज अल्फा और इस क्या होगी, डिजिट। ये डिजिट तो चेक करने के लिए क्या, कि कोई यूजर ने डिजिट तो नहीं डाली है। एक होगा इज एल नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक को चेक करेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि यूजर ने नंबर दी है तो भी ठीक है, डिजिट दिया है तो भी ठीक है। तो वो दोनों केस को चेक करेगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और डिजिट भी होते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक में दोनों। और उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर जब डालेगा तब वो क्या देगा अपने को, फॉल्स देगा, कि मतलब अल्फा न्यूमेरिक नहीं अल्फाबेट और ना ही नंबर है। केवल अल्फाबेट चेक करना है तो इज अल्फा, केवल डिजिट चेक करना है तो इज डिजिट, और दोनों चेक करना है तो इज एल नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक। क्लियर हुआ ना। एक होगा कौन सा, इज स्पेस। ये चेक करेगा कि यूजर ने कहीं स्पेस तो नहीं डाला कैरेक्टर में, तो स्पेस को चेक करने के लिए होता है। एक होगा कौन सा, इज लोअर। इस लोअर का मतलब ये है कि जो यूजर
इनपुट दे रहा है उस इनपुट को चेक करेगा कि वो लोअर केस में है या नहीं, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में है कि नहीं कैरेक्टर। और अगर अपर कैरेक्टर में चेक करना है तो उसके लिए होगा इज अपर, क्या हो जाएगा इज अपर। फिर इसके बाद होगा ऐसे ही फंक्शन कौन सा, टू अपर, कौन सा टू अपर। टू अपर का काम क्या रहेगा, टू अपर का काम रहेगा कि स्मॉल लेटर को किस में चेंज करना, कैपिटल में, स्मॉल लेटर को कैपिटल में। और एक होगा टू लोअर, टू लोअर क्या करेगा, जो कैपिटल लेटर्स होंगे उसको स्मॉल में करेगा। तो ये सारे फंक्शंस अपने को यूज करने हैं। क्लियर हुआ। तो मैंने लाइब्रेरी आपको बता दी कौन सी लगाएंगे इसके लिए अपन, सी टाइप डॉट एच। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपन पहला बना के देखते हैं। लेकिन एक लाइब्रेरी तो हो गई, दूसरी भी तो ऐड करनी है। कौन सी, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, एक नई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। इतना क्लियर है कैरेक्टर को, फंक्शन को यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पर यूजर से पहले तो कैरेक्टर मांगेंगे, तो एक्स के अंदर मैं क्या ले लूँगा, कैरेक्टर। अब इसके बाद यूजर को बोलेंगे एंटर एनी कैरेक्टर, क्या डाला जाए, एक कैरेक्टर एंटर किया जाए। और आपको पता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या लगता है, परसेंटेज सी, और वैल्यू किस में जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ एक्स में। अब एक्स के अंदर जो भी यूजर ने कैरेक्टर डाला वो अल्फाबेट है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम इफ लगाएंगे, अब वो नहीं लिखेंगे ए से बड़ा होना चाहिए, जेड से बराबर होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं, सीधा आप क्या लगाएंगे, इज अल्फा फंक्शन लगाएंगे। तो इज अल्फा फंक्शन और एक्स को पास कर देंगे। तो अगर वो अल्फाबेट होगा एक्स की वैल्यू तो क्या प्रिंट कर देगा, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा आपको क्या, कि कैरेक्टर इज अल्फाबेट, की दिया गया कैरेक्टर जो है वो क्या है, अल्फाबेट है। आया क्या समझ में, अल्फाबेट। और एल्स नहीं तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। ठीक है, बस यहीं पर अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। चलिए एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट डाल रहा हूँ, एल लिख दिया मैंने, तो क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट। अब मैं इसकी जगह कुछ नंबर डाल के देखता हूँ, तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट चेक करने के लिए पहले याद है ना क्वेश्चन किया था अपने शुरुआत में, ए से बड़ा बराबर, जेड से छोटा और बराबर होना चाहिए। वही क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में भी अपन कर सकते हैं। तो इज अल्फ़ा तो ये है, लेकिन अब सेकेंड वाला कौन सा था, इज डिजिट, क्या था, इज डिजिट। ये क्या चेक करेगा कि यूज़र ने डिजिट तो नहीं डाली। तो अगर डिजिट होगी तो मैसेज क्या देगा, कि कैरेक्टर इज डिजिट, और नहीं तो नॉट डिजिट। मतलब अगर यूज़र ने कैरेक्टर की जगह क्या डाल दिया, अगर कोई डिजिट एंटर कर दिया तो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज कुछ डिजिट डाल रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज डिजिट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर डालूंगा तो वो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट डिजिट, वो डिजिट नहीं। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद आगे अपन चलें, मुझे ये चेक करना है कि कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है क्या। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब एल नम, एल नम मतलब कैरेक्टर इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट भी चलेगा और नंबर भी चलेगा, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ डी, तो क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। लेकिन अगर मैं कोई नंबर लूँगा तो भी क्या आएगा, कैरेक्टर इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। लेकिन जैसे ही मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डालूंगा तो वो क्या बोलेगा, कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक। ना ही वो क्योंकि कैरेक्टर है और ना ही वो डिजिट है। क्लियर हुआ इतना। तो ये दोनों को एक साथ चेक करना होता है, आप अल्फ़ा न्यूमेरिक लगा दो। इंडिविजुअल चेक करना है तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं इतना। चलिए डिस्कशन करते हैं अब अगला। तो आगे वाला फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक के बाद है फिर इज स्पेस। क्या है, इज स्पेस, जो स्पेस को चेक करेगा। तो स्पेस को चेक करेगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज स्पेस। क्या लिख देंगे, इज स्पेस। अगर कैरेक्टर में स्पेस होगा तो अपन बोल देंगे कैरेक्टर इज स्पेस है, और कैरेक्टर इज नहीं तो नॉट स्पेस। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर डालूंगा, मैंने लिख दिया 4, तो वो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट स्पेस। स्पेस थोड़ी है वहाँ पर, 4 लिखा अपन ने। अगर मैं कुछ कैरेक्टर डाल रहा हूँ तो भी क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट स्पेस। लेकिन जब यूज़र एक स्पेस दे के एंटर करेगा तो क्या दे रहा है वो, कैरेक्टर इज स्पेस। क्लियर हुआ कि नहीं, दिखाई दे रहा कि नहीं सभी को, ठीक है ना। ठीक है,
अब आगे डिस्कशन करते हैं अपन। ये तो हो गया स्पेस का काम। अब एक कौन सा है, लोअर में चेक करना है कि यूज़र ने जो कैरेक्टर डाला है वो लोअर केस में है कि नहीं। मतलब यूज़र ने कैरेक्टर डाला, हो सकता है कैपिटल में भी डाल दे और स्मॉल में भी, तो हमको यही चेक करना है कि लोअर में या स्मॉल में, लोअर में या अपर में। तो इस लोअर लगाओ, आप क्या लगाओ, अगर लोअर में चेक करना है तो क्या लगाओगे आप, इज लोअर। तो यूज़र को बोला एंटर एनी कैरेक्टर, अब जो भी कैरेक्टर आएगा उसको चेक करेंगे। अगर लोअर केस में होगा तो इस लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर में चेक करेगा। और अगर लोअर होगा तो मैसेज क्या देगा, कैरेक्टर इज लोअर केस। किस में देगा वो, कैरेक्टर लोअर केस में, नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस। क्लियर हुआ इतना। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैरेक्टर लिखा वाई, स्मॉल में लिखा है, तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज लोअर केस। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल में लिखूंगा आर, तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, वो लोअर केस में नहीं है। आ रहा समझ में। चलिए अब मैं अगर ऐसे ही अपर केस का बनाऊं तो अपर केस में क्या हो जाएगा, लोअर की जगह चेंज हो जाएगा क्या, अपर। तो यहाँ पर अपन आएंगे एंटर एनी कैरेक्टर मांगेंगे, यूजर से अपन मांग रहे कैरेक्टर और इस अपर फंक्शन लगा देंगे। तो अपर क्या चेक करेगा कि कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में है तो मैसेज क्या देगा, कैरेक्टर इज अपर केस, नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट अपर केस। क्लियर हुआ इतना। देखते हैं क्या होगा, कोई समस्या नहीं। डी, तो देखो कैरेक्टर इज अपर केस कैपिटल में आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्मॉल में लिख दूंगा तो क्या बोलेगा वो, कैरेक्टर इज नॉट अपर केस। ठीक है। इसके बाद एक होता है टू लोअर और एक होता है टू अपर। कौन सा, टू लोअर और टू अपर। तो देखिए ये क्या करेगा, मतलब वो कन्वर्ट करता है। अगर आपने लोअर केस में कुछ लिखा है कैरेक्टर तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, अपर में। टू मतलब कन्वर्ट करना, टू अपर मतलब अपर में क्या करेगा वो, कन्वर्ट करेगा। तो यूजर को बोला एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस। कौन से केस में, लोअर केस में ना, एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना है ना, प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ लगाएंगे। तो अपर केस में प्रिंट करने के लिए क्या लिख देंगे, कैरेक्टर इज अपर केस। और कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, परसेंटेज सी लगाएंगे। और वैल्यू कहाँ से लेंगे अपन, फंक्शन लगाएंगे ना, टू अपर। कौन सा लगाएंगे, टू अपर अपर फंक्शन लगाएंगे। और वैल्यू एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, जो भी यूजर ने एक्स में वैल्यू डाली है ये टू अपर क्या करेगा, उसको अपर में कर देगा, मतलब कैपिटल में करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर कुछ लोअर केस में डालेंगे तो अपर केस में कर देगा। कैरेक्टर डाले कोई भी एक, मैंने लिखा स्मॉल में पी लिख दिया, तो देखो दिख रहा कैपिटल में पी हुआ कि नहीं। और कुछ लिखूं, मैंने क्यू लिख दिया स्मॉल में, ये हो गया कैपिटल में। तो वो लोअर से किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर में। और अगर ऐसी अपर से लोअर में अगर किसी को करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूजर को बोलेंगे एंटर एनी के कैरेक्टर इन अपर केस। कौन से केस में डाले, अपर केस में। और उसको लोअर में चेंज करना है तो क्या लगा देंगे, टू लोअर। और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ये लोअर में, तो मैसेज भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने टी लिखा कैपिटल में, तो देखो वो स्मॉल में टी प्रिंट। तो ये अपर से लोअर में इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस है अपने, कौन से, किसके फंक्शन है ये स्ट्रिंग के फंक्शन है सारे अपने। क्लियर हुआ इतना। अब स्ट्रिंग के फंक्शन के बाद अब शुरुआत करते हैं इसमें एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, स्ट्रक्चर। क्या नाम है, स्ट्रक्चर। सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो क्या नाम है चैप्टर का अपना, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो स्ट्रक्चर जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, यही बनाया किसके द्वारा गया है, यूजर। जैसे अगर बात करें बिल्ट इन डेटा टाइप की, तो आपको पता है कि इंट, फ्लॉट, कैर, डबल, लॉन्ग, ये जो होते हैं सब ये पहले से बने हुए हैं। ये सब क्या है, पहले से बने, अपन ने नहीं बनाए। बट हमने एक स्ट्रिंग पढ़ी, एक एरे पढ़ा, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आती है।
जो इनबिल्ट नहीं है। आपको पता है कि एरे जब बनाया था तो एरे में साइज आपने दिया था ना कि 10 साइज का बनाना है, 5 साइज का बनाना है, 50 साइज का बनाना है। स्ट्रिंगली तो साइज आपने दिया, उसमें फिक्स थोड़ी था, लेकिन इंटीजर में फिक्स है। अगर आप इंट लिखते हो तो इसका फिक्स है ना कि एक ही नंबर लेगा, ये तो केवल एक वेरिएबल बनाओगे तो कितना नंबर लेगा, एक लेगा, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता वो। अगर दूसरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल। लेकिन एरे ने हमको क्या सिखाया, एरे ने हमको ये सिखाया कि आपको जितने साइज का चाहिए आप खुद बना लो अपने हिसाब से। यही है ना एरे खासियत। तो वही यूजर डिफाइंड के अंदर आता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है। अब स्ट्रक्चर करता क्या है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी क्यों, पहले तो इस चीज को अपन समझ लेते हैं। आपको मैं बोलूं कि आपको एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की 3 चीजें स्टोर कराना है आपको। पहली चीज तो एम्प्लॉय का कोड, क्या स्टोर करना है, कोड। तो कोड कैसे लिखोगे आप, एक नंबर में। फिर उसके बाद उसका नाम स्टोर करोगे, तो नाम कैसे करोगे, नाम एक स्ट्रिंग होगी उसकी, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग समझते हैं ना अपन, वर्ड्स में। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक सैलरी, उसकी जो सैलरी होगी, सैलरी किस में होगी बताओ, सैलरी में भी उसकी हो सकता है पॉइंट में हो कुछ। तो मतलब किस किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, इंटीजर भी, डेसिमल वाला भी और स्ट्रिंग वाला भी। तो यहाँ कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको, 3। एक कोड को स्टोर करने के लिए, एक नेम को स्टोर करने के लिए और एक सैलरी को स्टोर करने के लिए। कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अपने को, 3। चलो तो 3 वेरिएबल से इसको करें अपन पहले सॉल्व, फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन। देखना बिना स्ट्रक्चर के प्रोग्राम कैसे बनेगा और फिर स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बाद कैसे बनेगा। तो हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मेन। हमने एक तो क्या लिया, कोड के लिए क्या वेरिएबल बनाया, कोड। नेम के लिए क्या बनाया, कैरेक्टर टाइप का नेम और 50 साइज ले लिया। स्ट्रिंग के अंदर 50 कैरेक्टर से मैक्सिमम लेंथ दे ली। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, फ्लॉट में क्या लेंगे उसकी सैलरी, 3 वेरिएबल बनाए। अब यूजर से पहले तो क्या मांगेंगे अपन उसका, एंटर एम्प्लॉय कोड, क्या मांगेंगे, कोड। फिर स्कैन है किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो एक इंटीजर फॉर्म में, वैल्यू का जाएगी एड्रेस ऑफ कोड वेरिएबल में चली जाएगी। फिर क्या स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का नेम, तो एंटर एम्प्लॉय नेम। और फिर उसके बाद स्कैन है परसेंटेज एस लगाना पड़ेगा ना स्ट्रिंग के लिए, एस। और वैल्यू कहाँ पे जाएगी, एड्रेस ऑफ नेम में, नेम वेरिएबल में चली जाएगी। फिर क्या स्टोर कराएंगे अपन, उसकी सैलरी, तो एंटर एम्प्लॉय सैलरी। और सैलरी अपन स्टोर करने के लिए स्कैन एफ परसेंटेज एफ और वैल्यू कहाँ पे, एड्रेस ऑफ सैलरी। 3 वेरिएबल बनाए, तीनों में स्टोर करिए ना वैल्यू अपन ने। अब इसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, प्रिंट एफ। पहले क्या प्रिंट कराते हैं, एम्प्लॉय का कोड। तो यहाँ लिख देते हैं अपन एम्प्लॉय कोड इज परसेंटेज डी और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, कोड वेरिएबल में स्टोर है। फिर क्या प्रिंट कराएंगे अपन, एम्प्लॉय का नेम, तो लिख देंगे एम्प्लॉय नेम इज परसेंटेज एस और वैल्यू कहाँ से, नेम में स्टोर है। फिर क्या प्रिंट कराना है अपने को, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी इज परसेंटेज एफ और वैल्यू कहाँ पर होगी, सैलरी वेरिएबल में, तो वहाँ से अपन ले लेंगे। और यहाँ पर ये प्रोग्राम अपना हो गया क्या, खत्म। अब सबको अलग अलग प्रिंट करने के लिए स्लैश एन लगा लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या प्रोग्राम, तीनों चीज़ों की पहले इनपुट मांगी अपन ने। पहले कोड में, कोड वेरिएबल में उसका कोड चले जाएगा, नेम में उसका नेम और सैलरी वाले में उसकी सैलरी चली जाएगी। और तीनों को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। एक बार रन करते हैं अपन, ये देखिए। तो ना कोड लिखा मैंने 101, नाम लिखा राम और सैलरी डाल दी अपन ने अपने हिसाब से। देखो आ गया कोड 101, नेम आ गया राम और सैलरी आ गई 2 3 4 5 6 5। अब एक बात बताइए कि अगर मुझे दूसरे एम्प्लॉय का भी डेटा स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो एक एम्प्लॉय का स्टोर हुआ राम का, लेकिन अब दूसरे एम्प्लॉय करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर अलग अलग बनाने पड़ेंगे, कोड 1 कोड 2, फिर वही उसका नेम 1 अलग होगा, फिर उसका सैलरी 1 सैलरी 2 ऐसे। लेकिन अगर ऐसे 50 एम्प्लॉय का डेटा बनाना पड़ेगा मुझे तो फिर कितने सारे वेरिएबल हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, तो वहाँ पर फिर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है अपने को। क्लियर हुआ कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे कि नहीं, तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अभी हमने ये 3 वेरिएबल बनाए ना, कौन कौन से, कोड नेम और सैलरी। देखिए कोड में केवल क्या जा सकता है आपको पता है, कोड ही जाएगा।
नेम में केवल नेम, सैलरी में केवल सैलरी। लेकिन मैं बोलूँ कि आप एक वेरिएबल बनाओ और उस एक वेरिएबल के अंदर तीनों वैल्यू स्टोर करो, तो पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर कि इंटीजर अलग आएगा, डेसिमल वैल्यू अलग जाएगी, वो तो हमको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर यही अपने को फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप का डेटा हो भले ही, लेकिन उसको एक ही वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आया क्या समझ में? तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो है ही सही, लेकिन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब डिफरेंट टाइप की डेटा क्या है? कलेक्शन है। मतलब अलग अलग टाइप की डेटा, चाहे इंटीजर हो, फ्लॉट हो, स्ट्रिंग हो, सब डेटा को एक में क्या कर लेता है, स्टोर। अब मैं बोलूँ कि ये जो इंटीजर कोड लिया आपने, तो इस इंटीजर कोड में आप केवल क्या ले सकते हो? नंबर ले सकते हो, डेसिमल वाला नंबर भी नहीं ले सकते, केवल होल नंबर। ये फ्लॉट में आप कौन सा ले सकते हो? केवल डेसिमल वाला नंबर। अब मैं बोलूँ कि इस इंट में ही आप सारी चीज़ें ले लो, नेम भी ले लो, फ्लॉट भी ले लो, सब पॉसिबल है क्या? नहीं है। पर स्ट्रक्चर आप खुद ऐसा डेटा टाइप बना सकते हो जिसके थ्रू आप हर टाइप की वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाएगा, पहले तो अपन उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन सा? स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर इसके बाद देंगे क्या अपन? स्ट्रक्चर का नाम। क्या देंगे? स्ट्रक्चर का नेम देंगे। तो पहले क्या देंगे अपन? स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, और जैसे ही स्ट्रक्चर का नेम देने के बाद फिर आपको स्ट्रक्चर के अंदर किस किस टाइप का डेटा लेना है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को देना पड़ेगा। मतलब मेरे को इंटीजर डेटा भी चाहिए, कैरेक्टर डेटा भी चाहिए, डेसिमल डेटा भी चाहिए। तो जिस जिस टाइप का भी आपको डेटा चाहिए वो स्ट्रक्चर को पहले बता दो आप कि हमको इस टाइप का डेटा चाहिए वेरिएबल के अंदर। क्लियर हुआ इतना? फिर इसके बाद ये जहाँ स्ट्रक्चर एंड होगा वहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? सेमीकोलन। क्या लगा देंगे? सेमीकोलन। इतना क्लियर हुआ? आगे चले अपन, इसको तो अभी हाइड कर दिया मैंने 2 मिनट के लिए, ये तो खैर स्ट्रक्चर था। अब बनाते कैसे अपन? देखो, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसी प्रोग्राम में एडिट कर दे। तो अपन कंपाइलर को पहले ये बताना पड़ेगा। आप देखिए, इंट का मीनिंग तो कंपाइलर को पहले से पता है कि इंट में इंटीजर डेटा जाएगा। कैरेक्टर का मतलब पता है, उस पर कैरेक्टर ले सकते हैं। फ्लॉट का मतलब पता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाओगे उसका मतलब थोड़ी पता। स्ट्रक्चर में उसको क्या पता आप किस टाइप का डेटा लोगे, तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर का नाम दो आप। तो हमने क्या नाम से बना लिया स्ट्रक्चर? एम्प्लॉय नाम चलेगा, EMP नाम दे दिया। अब मैं किस किस टाइप का डेटा लूँगा इसमें? एक इंटीजर टाइप का कोड, फिर क्या लूँगा? कैरेक्टर टाइप का नेम, और नेम का साइज रख रहा हूँ 50 कैरेक्टर, ज़्यादा तो नहीं लेंगे। और एक फ्लॉट टाइप का डेटा लूँगा मैं, FLOAT, और उसमें क्या लूँगा मैं? सैलरी। आ रहा क्या समझ में कि मैं इस एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंदर ये 3 टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जहाँ स्ट्रक्चर खत्म होगा वहाँ क्या लगाएंगे अपन? सेमीकोलन। इतना क्लियर है? आगे डिस्कशन करें तो इन सब की अब ज़रूरत नहीं है, काम खत्म हो गया इनका। अब देखो, अब होगा क्या? हम एक वेरिएबल बनाएंगे और एक ही वेरिएबल में हम तीनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अभी 3 बनाए थे ना, अभी देखो कितने वेरिएबल बनाए थे। कोड के लिए अलग बनाया, नेम के लिए अलग बनाया, सैलरी के लिए। हमको इन तीनों के लिए कॉमन बना तो दिया अपन ने, कॉमन बना दिया ना अपन ने एक। तो हम यहाँ पर उसका बस टाइप यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप का अपन क्या बना रहे हैं? एक वेरिएबल बना रहे हैं। किस नाम से? ए नाम से। क्या नाम से बना दिया अपन ने? ए। चलेगा ना? तो ए मतलब क्या? एक वेरिएबल है, और उस ए में आप किस टाइप की वैल्यू डाल सकते हो? ए में आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल लिए उतने टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये, इसको ऐसा आप समझ सकते हो, पेंटिंग ओपन किया अपन ने, मतलब जो आपका ए वेरिएबल बना, ए बना ना वेरिएबल, तो उस ए में अपन, जैसे आप नॉर्मली ऐसे इंट ए लिखते हो, तो इंट ए लिखते हो तो उसमें आपको ए वेरिएबल बनता है, और उस ए के अंदर हम क्या डाल पाते हैं? केवल एक नंबर। क्या डाल पाते हैं? एक इंटीजर नंबर, कोई सा। वैसे ही अगर हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ए बनाया है तो ए जो आपका बना हुआ है, एक ए बना है इस तरीके से, और उस ए में पता है क्या क्या डाल सकते हो आप? तो उसमें आप 3 टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। पहला तो उसमें कोड डाल सकते हो, दूसरा नेम, और तीसरा सैलरी। मतलब एक ही के अंदर कितनी चीज़ें अपन एंटर कर सकते हैं? 3 टाइप की चीज़ें क्या कर सकते हैं? एंटर। मतलब कोड अलग से डाल पाओगे आप, नेम अलग से, और सैलरी अलग से। इतना क्लियर हुआ क्या? आया समझ में? तो यहाँ पर इस ए में हम पहले कोड डालते हैं, तो वो डालेंगे कैसे? ए में कोड। तो ए में कोड को डालने के लिए अपने को यहाँ पर जो ए वेरिएबल है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए डॉट कोड। क्या लिखेंगे?
कि ए वेरिएबल की कौन से वाले सेक्शन में, कोड वाले सेक्शन में। कौन से वाले सेक्शन में, कोड। तो ये जो कोड वाला सेक्शन है वो कौन सा है, मेरा ये वाला है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, कोई भी कोड एक एंटर कर दूंगा। मैंने क्या लिया, 101, क्या ले लिया, 101। अभी जो कोड है वो कोड तो स्टोर हो गया। अब इसके बाद फिर हम बोलेंगे एंटर करवाएंगे एम्प्लॉय का नेम। तो नेम भी कहाँ जाएगा, इस ए में तो जाएगा, पर इस ए के कौन से वाले सेक्शन में, नेम वाले सेक्शन में। तो हम क्या लिख देंगे, ए डॉट नेम। तो जो भी नाम स्टोर होगा वो इस ए के कहाँ पे चले जाएगा, डॉट इस वाले सेक्शन में। फिर बचा क्या आपकी सैलरी, तो सैलरी भी कहाँ चली जाएगी, ए डॉट सैलरी में। तो सैलरी का जो भी अमाउंट होगा वो अपन क्या कर देंगे, यहाँ एंटर करवा देंगे, वो तो सैलरी। क्लियर हुआ इतना। अब उनको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करना है तो हम कोड से थोड़ी प्रिंट करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो मेरी कोड में तो है, पर ए के कोड वेरिएबल में है ना, ए के कोड वेरिएबल में। तो हम लिखेंगे ए डॉट कोड से नेम, कोड प्रिंट हो जाए, ए डॉट नेम से नेम, और ए डॉट सैलरी से सैलरी। आया क्या समझ में। अब मैं रन करूं, ये लिखा नाम राम, ठीक है, आ गया, नेम भी आ गया, कोड भी आ गया, सैलरी भी आ गया। आप बोलोगे कि सर अभी पहले भी तो ये करा था अपन ने, लेकिन उसमें हमने 3 वेरिएबल बनाया था ना, या 3 वेरिएबल का बनाने पड़े, एक ही वेरिएबल में काम हुआ कि कितने वेरिएबल काम हुआ, केवल सिंगल एक वेरिएबल। अब आपको 2 एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है, कितने, 2। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर बी लिख देंगे। हमको वो थोड़ी बनाना वापस से कि इंटीजर टाइप का वापस से बनाओ एक, फिर फ्लोट टाइप का बनाओ, क्योंकि हमने एक बार डिफाइन कर दिया, ऊपर डिफाइन कर दिया ना। तो यहाँ पर हमारा एक बी नाम से अब क्या बन जाएगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा बी, और इस बी के अंदर भी अपन वही सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो बी के अंदर अपन क्या क्या स्टोर करेंगे, पहला तो क्या, वही कोड, दूसरा नेम, और तीसरा सैलरी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन चलें, ये कोड सेक्शन हो गया, ये नेम हो गया, और ये सैलरी। तो आप जो पहला वाला डेटा स्टोर कर रहे हो वो तो इसमें जा रहा है, और दूसरा वाला किस में जाएगा, अब बी में जाएगा। तो आपको बी के लिए भी तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर गए, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सैलरी तक तो ठीक है, बी डॉट कोड, बी डॉट नेम, और बी डॉट सैलरी। क्लियर हुआ इतना। फिर ये प्रिंट हो गई तीनों चीज़ें। फिर उसके बाद हमको ये तो ए के डेटा की प्रिंट करी, फिर सेम एज आपको किसके लिए प्रिंट करना पड़ेगी, बी के लिए। तो बी का भी क्या हो जाएगा, बी का कोड, बी का नाम, और बी की सैलरी। आप सोचोगे आपके सर इतना बड़ा हो गया ये तो, अब वैसे 50 लोग हो गए तो 50 का हम डालेंगे क्या, नहीं। फिर उसमें अपने को कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एरे का। किसका, एरे का। चलो इसको तो पहले समझे, 2 का तो समझे अभी, फिर 50 का समझेंगे। ठीक है, एक का समझ में आ जाए तो फिर बाकी का भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय कोड, कोड डाल दिया, फिर नाम डाल दिया, सैलरी अपन ने डाल दी अच्छी खासी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा एम्प्लॉय लिया यश, अच्छा कोड डालना उसका पहले, कोड डाल दिया 102, नाम है उसका यश, और सैलरी उसकी है इतनी। तो देखो, अच्छा स्लैश एन नहीं लगाया अपन ने एक जगह, चलो ठीक है, खैर समझ में तो आ गया। कोड आ गया, पहले वाले का नाम आ गया और उसकी सैलरी इतनी है। दूसरे वाले का क्या है, कोड 102, नाम है उसका यश, और सैलरी उसकी आ गया। पर अगर मुझे ऐसे 50 एम्प्लॉय का अगर डेटा रिकॉर्ड करने बोला जाए तो क्या मैं ऐसे 50 बार इनपुट मांगूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो फिर वहाँ पर अपन लूप तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एरे भी यूज़ करेंगे। 2 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी अपने को, एरे भी और लूप भी। चलिए समझते हैं कैसे। तो अपन यहाँ कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अरे इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मतलब हमको एरे का क्या बनाना है, सॉरी स्ट्रक्चर का क्या बनाना है, एरे बनाना है। स्ट्रक्चर का क्या बनाना है, एरे बनाना है। एरे क्यों बनाते हैं अपन, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय का नहीं हम चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय और उनका डेटा रिकॉर्ड करना है अपने को। तो फिर वहाँ पर हम स्ट्रक्चर का क्या बना लेंगे, एरे बना लेंगे। तो एरे में आपको पता है कि एरे में हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसे एक इंट में तो हम एक ही इंटीजर वैल्यू डाल पाते हैं, लेकिन अगर इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम 10, 100, 1000 जितनी वैल्यू डालनी उतनी हम स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर है।
तो आगे डिस्कस करते हैं अपन। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करी। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद में फिर क्या लेना पड़ेगा अपने को, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये हमको बताना तो पड़ेगा ना पहले किस किस टाइप का डेटा चाहिए। तो हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से ले लूँ। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में हम लेंगे क्या, एक तो इंटीजर टाइप का क्या लेंगे, कोड ले लेंगे, और क्या कैरेक्टर टाइप का नेम, साइज कर दी 50, और फ्लॉट में क्या लेंगे अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर वो एक भी कैरेक्टर नहीं ले पाएगा, एक ही कैरेक्टर ले पाएगा। बाय डिफॉल्ट तो एक ही लेता है ना वो, कैरेक्टर टाइप एक कैरेक्टर लेता है। फिर आप जैसे राम लिखोगे तो वो आर देगा केवल। आप हमको 50 इसलिए लें कि मैक्सिमम लेंथ ले रहे हैं कि अगर आप 50 कैरेक्टर तक डालोगे तो वो स्टोर कर लेगा। किसी का नाम 50 कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा तो होते ही नहीं है ना, ठीक है। मतलब अपने नाम छोटे छोटे ही 10 12 15 कैरेक्टर बहुत से बहुत, ठीक है। तो 50 एक मैक्सिमम मान लेते हैं अपन। आपको ज़्यादा करनी है वो आपकी चॉइस है, कितनी भी ले सकते हो तो आप, ठीक है। अगर कोई मान लो पैराग्राफ लिखना है तो वहाँ पर फिर अपन बड़ा लेंगे साइज में, सही है ना। 500 वर्ड का लिखना है, 500 कैरेक्टर का लिखना है, वहाँ फिर बड़ा करना पड़ेगा साइज, क्लियर है। चलिए, तो ये तो एक स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने कि हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर कितने टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, केवल 3 टाइप की। अब इसके बाद हम मेन के अंदर आते हैं, और फिर मेन के अंदर क्या करेंगे अपन, वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया हमने, किस नाम से, ए नाम से। क्या बनाया, ए। पर हमको ऐसे 50 एम्प्लॉय करना है तो हम 50 ए बी सी डी ई एफ ऐसे 50 तो थोड़ी जाएंगे, हम सीधे सो कन्वर्ट कर देते किसमें, एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ए के कितने साइज हो गए, मतलब 50 ब्लॉक हो गए। मतलब ऐसे ए जो है आपके, ये कितने हो गए, अभी 2 है ना, ऐसे 50 हो गए। कितने हो गए, 50। तो मतलब 50 ब्लॉक हो गए, 50 में आप अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो। 50 नहीं, अभी चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लिया, बड़ा हो जाएगा ना फिर 50 लोगों के नाम डेटा एंटर करेंगे, 10 12 बज जाएगी तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो अपन कितना ले लेते हैं, अभी 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम तो फिर भी बना ही लेते हैं, अपन समझ लेते हैं। तो 5 लोगों का डेटा आएगा ना, देखो। तो ऐसे बड़ा सा बना लेते हैं अपन एरे, ठीक है। 5 ब्लॉक बना लेते हैं अपन। तो हो गए क्या, 5 ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो एरे आपको पता है, एरे का इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्स इसका, 0 से। अगर आपने A5 लिखा है तो ये जो पहला इंडेक्स है ये कौन सा होगा, A0। कौन सा होगा, A0। ये कौन सा होगा, A1। ये कौन सा होगा, A2 पढ़ा था ना एरे में अपन ने। ये कौन सा होगा, A3। और ये कौन सा होगा, A4, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको सब पता है, आपको तो सब पता ही है, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले में कोड आएगा, दूसरे में नेम, और तीसरे में सैलरी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ भी पहले में कोड, दूसरे में नेम, और तीसरे में सैलरी, ठीक है। फिर इधर भी पहले में क्या आ जाएगा, कोड, दूसरे में नेम, और तीसरे में सैलरी। सब में यही चीज़ है, पता है ना क्या क्या, कोड और फिर नेम और फिर सैलरी। वो बाहर जा रहा है वो तो आप समझ ही जाओगे, समझदार ही अपन। कोड, फिर इसके बाद नेम, और इसके बाद जगह ही नहीं बची, सैलरी। चलो हाथ से लिख देते तो मैं, क्यों, क्या लिख देंगे, कोड, ठीक है। तो ये 5 बन गए ना एरे। अब पहले में आपको पता है यहाँ पर एक नेम का ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, कोड आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। सब में नेम, कोड, सैलरी के लिए अलग अलग स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। कोड, नेम और सैलरी, ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो अपन ने वो जो 5 लिखा ना, तो उससे कंप्यूटर की वजह से 5 क्या हो गए, एरे क्रिएट हो गए, जिसके अंदर हम डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 5 व्यक्तियों का, ठीक है। अब हम पहला डेटा कहाँ पे डालेंगे, इस कोड में, पहले वाले कोड में। तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस ए के 0 से, ए के 0 से ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक आई वेरिएबल लेते हैं, और उसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन, 0 से, और एक लूप लगा देंगे। तो वो जाएगा कहाँ तक, 4 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो 0 से अपन 4 तक कहने की आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यहाँ तक का लूप लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू बोलिए, सीधा सीधा अगर इसको ऐसा लिखिए कि आई इज लेस देन 5, तो इसका मतलब भी पता ही है अपने को,
लेस देन 5 मतलब 4 तक ही जाएगा ना वो, तो अपन ऐसा एक लूप लगा देते ना। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या आई, हमने कहा 4, आई को स्टार्ट करो कहाँ से, 0 से, और लेके कहाँ तक जाओ उसको, लेस देन 5, और आई को क्या दो, इंक्रीमेंट। इतना क्लियर है, आ गया समझ में। अब इसके बाद करेंगे क्या अपन, जब ये दिखे मैसेज, तो यूज़र को मैसेज जाना चाहिए क्या, जब 0 होगा तो एंटर एम्प्लॉय, क्या मांगेंगे एम्प्लॉय का कोड, कोड मांगेंगे, और कोड को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन है %d, और वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ए वेरिएबल में, ए में जाएगी ना, पर ए के 0 वाले सेक्शन में जाएगी ना, तो ए आई 0 अपना, तो ए आई डॉट क्या लिखना पड़ेगा, कोड। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑफ आई डॉट कोड। इतना क्लियर हुआ क्या, ए आई डॉट कोड मतलब आई कितना है 0, तो ए के 0 डॉट कोड में चले जाएगा वो, तो मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक नाम कोड स्टोर हो जाएगा जो भी आप डालोगे। ठीक है, फिर आपका क्या मांगेगा वो बाद में, नेम, तो ये लिख दिया एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद स्कैन ऐप लगा दिया अपन ने, %s लगा दिया, और वैल्यू कहाँ पर आएगी, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, आई भी लिखना पड़ेगा, कौन से वाले इंडेक्स में, नेम में। तो ए आई नेम मतलब आई 0 अभी, यहाँ पर जो भी नाम लिखोगे वो कहाँ जाएगा, इस वाले में चले जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्कैन ऐप, फिर आपका %f लगेगा, वैल्यू कहाँ पर, ए ऑफ आई डॉट सैलरी, सही है ना, तो वो स्टोर होगा। तो सैलरी मतलब कहाँ पर, यहाँ पर चली जाएगी आपकी जो भी सैलरी डालोगे। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद ये लूप है, तो क्या होता है, आपको ऊपर जाके चक्कर लगाएगा, आई बढ़ेगा तो आई कितना होगा, इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। अब वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो एंट्री मिल जाएगी। अब इस बार वापस से नाम कोड मांगेगा आपसे, तो ए के आई में जाएगा, फिर से आई कितना हो गया 1, तो A1 डॉट कोड मतलब A1 डॉट कोड कौन सा है, ये वाला, तो इस बार कोड जो भी डालोगे, हाँ, फिर वही नेम स्टोर होगा, तो नेम कहाँ पे चलेगा, यहाँ पर राम के बाद लिख दिया श्याम अपन ने, फिर उसके बाद सैलरी, तो वो जो भी सैलरी डालोगे वो आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है इतना। फिर वापस लूप चलेगा आपका सेकंड में, तो फिर ए के सेकंड वाले इंडेक्स में जो आप डालते जाओगे वैल्यू, फिर थर्ड इंडेक्स में जाएगी, फिर 4 इंडेक्स में जाएगी, ऐसे 5 लोगों की इनपुट मांगेगा आपसे। अब 5 की इनपुट तो ले ली, लेकिन हमको प्रिंट भी तो करना है 5 को, तो 5 को प्रिंट करना है, तो हम एक एक करके प्रिंट थोड़ी करेंगे, हम वही लूप लगा देंगे सारी वैल्यू, ताकि क्या हो जाए, एक साथ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर लिखा कहाँ तक की प्रिंट करना है, लेस देन 5 तक की, और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट। तो पहले क्या प्रिंट करा देंगे, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय कोड इज %d, और वैल्यू कहाँ से, ए डॉट कोड से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा अपना, कोड प्रिंट हो जाएगा ना, ए डॉट कोड। और उसके बाद फिर क्या प्रिंट कराना है अपने को, प्रिंट एफ, ए डॉट नहीं, ए आई लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आई 0 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी पहले वो आएगी। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम इज %s, और वैल्यू ए डॉट, ए ऑफ आई डॉट लिखना पड़ेगा ना, आई डॉट नेम से। फिर क्या प्रिंट कराएंगे अपन उसकी, सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी इज %f, और वैल्यू ए ऑफ आई डॉट सैलरी से। काम खत्म, बस यहीं पे सोया कर देंगे, टर्मिनेट, क्या लगा देंगे, रिटर्न 0, और /n नहीं लगाएंगे अगर, तो आपको पता ही फिर आउटपुट कैसा आएगा, तो सब जगह क्या लगा देते हैं अपन, /n। चलेगा, रन करें, अब हो जाएगा 5 लोगों का डेटा स्टोर, 5 का एक साथ प्रिंट हो जाएगा। चलो, तो पहला कोड 101, नाम राम, सैलरी 34 रुपये ठीक है। इसके बाद 102, इसके बाद यश, सैलरी इसकी 98 रुपये। फिर इसके बाद ठीक है, क्या चीज़, स्कैन ऐप लगा हुआ है, अच्छा चलो ठीक है, वो तो समझ जाओगे, अभी बाद में कर दूंगा मैं, है ना। 103 स्कैन ऐप तो लगा ना, तो स्टोर तो कर ही लेगा वो। फिर उसके बाद उमेश, सैलरी उसकी भी, चलो इसकी ज़्यादा कर दी अपन, 104, नाम है इसका ओम, सैलरी इसकी इतनी है। फिर उसके बाद 105, नाम है इसका पंकज, और सैलरी इसकी है इतनी, ये लो। तो सारे एम्प्लॉय की, 5 एम्प्लॉय की दिख रहा है, दिख गई,
है ना वो स्कैनर। तो ऐसा मतलब अगर 50 लोग भी होंगे तो हमको इतना बड़ा कोड थोड़ी लिखना पड़ेगा, हर एक के लिए थोड़ी इनपुट मांगना है। लूप लगा तो वो लूप चलते आएगा, बार बार मांगते आएगा आपसे इनपुट। बस अब सैलरी यहाँ पर वो करना है आपको, प्रिंटफ क्या मांगी, एंटर एम्प्लॉय सैलरी। क्लियर हुआ क्या? तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं इसके अंदर। ऐसे तो इसके क्वेश्चन दे रखे कई सारे, वो आपको करना रहेंगी, ठीक है।